गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स के चैनल पर। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। और क्लास 8 की मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। उसका नाम है रैशनल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है बच्चों? रैशनल नंबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रैशनल नंबर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? टॉपिक टू बी कवर्ड, हम यहां पर लिखते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड। टॉपिक टू बी कवर्ड, हम कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे गाइस? सबसे पहले हम देखेंगे कि हम नेचुरल नंबर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? नेचुरल नंबर के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में देखेंगे, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके होंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ चुके होंगे और हम किसके बारे में पढ़ चुके होंगे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या कहती है हमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर की। जैसे कि कोई भी चैप्टर का नाम है, मान लो मेरा नाम है आफ्ताब खान, तो अगर चैप्टर का नाम आफ्ताब खान होता है तो आफ्ताब खान के बारे में सब पढ़ते हैं कि आफ्ताब खान रहता कहाँ है, आफ्ताब खान चलता कैसा है, आफ्ताब खान खाता कैसा है, सब हम आफ्ताब खान के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर चैप्टर का नाम रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर कैसा है, रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहली प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उस पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जब हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। हम फ्रैक्शन नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। उस क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर के बारे में। हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर के बारे में। और क्या क्या देखने वाले हैं, तो आप हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं
इसको नोट नहीं किया था, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। हम और देखने वाले हैं कि और हम इस चैप्टर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। आज एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे गाइस। तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। हम देखते हैं और हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब देखिए गाइस, जो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम क्या कवर कर रहे थे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वो सेकंड प्रॉपर्टी का जो नाम है उसका नाम है गाइस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद गाइस हम बात करेंगे किसकी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। किसके बारे में, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में। किसके बारे में, एडिटिव इनवर्स के बारे में हम बात करेंगे, एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स के बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। किसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में हम बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। किसके बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। उसके बाद जो 8वीं नंबर की प्रॉपर्टी है हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। फिर 9th है वो हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। फिर हमारा चैप्टर क्या आ जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो रैशनल नंबर चैप्टर के अंदर गाइस हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये रैशनल नंबर चैप्टर के अंदर हम आग लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर का चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है गाइस, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। रैशनल नंबर के चैप्टर को हम बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। उस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर सीखेंगे। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स के बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे गाइस एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बने रहिए गाइस हमारे साथ, बने रहना है आपको। और इन सारी प्रॉपर्टीज, इन सारे टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और एग्जाम में भी मार्क्स हमारे बहुत ही ज्यादा अच्छे आएंगे गाइस। तो बने रहिए। अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलते हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक नंबर सिस्टम आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे
कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है। इसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखिए गाइस, ये नेचुरल नंबर है, ये क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का मतलब वो नंबर जिनकी स्टार्टिंग कहां से हो गाइस? 1 से हो। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, जिनकी स्टार्टिंग कहां से हो? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऐसे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं जिनकी स्टार्टिंग जो है 1 से हो। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाए हमारे पास इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार के जो सारे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गाइस, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो ऐसे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास होल नंबर। सेकेंड नंबर कौन से है? होल नंबर। कौन से नंबर है बच्चों? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर होल नंबर होते हैं जिसकी स्टार्टिंग कहां से हो? 0 से हो। कहां से हो? 0 से हो। वो नंबर होल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए, स्टार्टिंग कहां से होती है होल नंबर की? होल नंबर की स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जिनकी स्टार्टिंग कहां से हो? 0 से हो। बस इतना सा याद रखना है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से होती है। होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है। तो यहां से 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनफाइनाइट यानी जिसके बारे में पता नहीं, बहुत ही बड़ा नंबर हो सकता है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है और इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो गाइस हमारे पास होल नंबर होते हैं। यानी कि जिसकी स्टार्टिंग कहां से हो? 0 से हो। जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो उसे तो हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 0 से हो उसे हम होल नंबर कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखिए गाइस कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो होल नंबर के अंदर आ गए। ध्यान देना, यहां पे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ गए ना? आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना? तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है गाइस। कौन सा क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन में आपको लिखता हूं, हमें ओरली पूछा जाता है every natural number is whole number। आपसे क्वेश्चन पूछा गया गाइस, क्या क्वेश्चन पूछा गया? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे? सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? देखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर के अंदर आते हैं ना। तो देखिए, ये 1 भी क्या है? होल नंबर है। 2 भी क्या है? होल नंबर है, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी तो होल नंबर के अंदर आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आपका आंसर क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस? हमारा आंसर क्या होगा? यस। हमारा आंसर क्या होगा? यस। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हमारा आंसर क्या होगा? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। लेकिन अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए? every whole number is natural number। every whole number is natural number। every whole number is natural number। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? सोचिए थोड़ा सा। ये सारे के सारे होल नंबर है क्या? सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 हमारे पास होल नंबर है,
लेकिन ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। जीरो हमारे पास होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस, बट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर नॉट, यस। क्यों? क्योंकि जीरो हमारे पास होल नंबर है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर थोड़ी होता है। तो यहाँ पर ये लिखना है कि आंसर में लिखना है कि नो, नो, इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज जीरो जो है ना वो होल नंबर के अंदर आता है। होल नंबर ये डब्ल्यू मान लेते हैं, लेकिन जीरो जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता। नेचुरल नंबर ये एन मान लेते हैं। तो जीरो एवरी होल नंबर, एवरी की बात की जा रही है, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो होल नंबर जरूर होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना गाइस? इतना आसान है। तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर्स की ओर। अब देखिए गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो थर्ड नंबर जो है वो हमारे पास है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात की, हमने होल नंबर के बारे में बात की, अब हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स की एक लाइन बनाते हैं। इंटीजर्स की लाइन के अंदर हमारे पास जीरो भी होता है, हमारे पास सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि देखिए ये 1 से लेकर के यहाँ तक इतने सारे नंबर, ये जो है ना ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ये हमारे पास क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है। और ये जो है 0 से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर यहाँ तक। उसके बाद ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नंबर है। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स की एक लाइन है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, सारे के सारे होल नंबर भी आ गए, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आ गए इसके अंदर। तो इसे कहते हैं इंटीजर की लाइन, और ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि वो इंटीजर्स की लाइन के अंदर आ रहे हैं। सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, और सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी गाइस इंटीजर्स होते हैं। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया तो वो भी इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे आते हैं, क्वेश्चन हमसे ये पूछे जाते हैं कि every natural number is integer। every natural number is integer। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होते हैं क्या? यस, बिल्कुल होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, ये इंटीजर्स भी है। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, every whole number is integer। every whole number is integer। क्या सारे के सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं? क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं गाइस? यस, बिल्कुल, सारे के सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं।
क्योंकि सारे के सारे जो होल नंबर है, ये सारे के सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आ गए ना, तो इसलिए ये क्या है, इंटीजर्स होते हैं। यस, हम क्या लिखेंगे, यस। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एवरी इंटीजर every integer is natural number, is natural number। क्या सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? क्या सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जीरो हमारे पास इंटीजर होता है, क्या ये नेचुरल नंबर हो जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, नो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, आप सीरियसली ले लेना इसको, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, every whole number, every integer is whole number। क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या? क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एवरी इंटीजर तो सारे के सारे नंबर है, लेकिन होल नंबर में तो सिर्फ जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर तो होल नंबर के अंदर आते ही नहीं है, तो एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं? ये भी नो। इसका भी आंसर क्या होगा, नो होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, नो होगा। तो ये गाइस क्वेश्चन आते हैं गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर किसका है। कंफ्यूज हो जाते बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ा है ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो एवरी नेचुरल नंबर इज, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो गए ना, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हो गए ना, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं। लेकिन एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर के अंदर थोड़ी आते हैं। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर थोड़े होंगे, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर के अंदर थोड़ी आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9th में जब आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा नंबर सिस्टम, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको अभी से तैयार रहना है उस चीज के लिए, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, और हम चलते हैं आगे। अब गाइस हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन होती है अ नंबर कैन बी रिटर्न, मेरे साथ आप भी बोलिए, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये है हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। बहुत सारे बच्चों को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, लेकिन आज हम इसको समझा के रहेंगे। क्या कहती है डेफिनेशन, अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, एक ऐसा नंबर जिसको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर P और Q जो है इंटीजर्स से आए। कहां से आए, इंटीजर्स से आए। देखिए गाइस, रैशनल नंबर के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में बताया। उसके बारे में बताया क्यों, इसलिए बताया ताकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको सही से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स। अगर डायरेक्ट में रैशनल नंबर की डेफिनेशन से स्टार्ट करता तो इंटीजर्स क्या होते हैं अगर आपको पता नहीं होता, तो डेफिनेशन को समझने में दिक्कत जाती है, ठीक है, इसलिए वो सारी चीजें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए P एंड Q और इंटीजर्स, P और Q कहां से आते हैं, इंटीजर्स से आते हैं। तो मैं इंटीजर्स की लाइन बनाता हूं। इंटीजर्स की लाइन क्या थी, इंटीजर्स की लाइन थी यहाँ पर प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी है,
मिडल में 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इस तरीके से नंबर होते हैं। ये सारे के सारे इंटीजर्स की लाइन होती है। तो इस इंटीजर्स की लाइन में से p और q कुछ भी ले सकते हैं आप, p और q कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेनी है। कि q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं लेनी है, 0 के इक्वल नहीं लेनी है। ऐसा क्यों, ऐसा हम बताएंगे क्यों है। क्योंकि अब हम कोई भी नंबर q की वैल्यू 0 क्यों नहीं लेनी, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 1/0 आ जाएगा ना तो उसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो q की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए q की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते। देखिए p एंड q के ऊपर कोई सा भी इंटीजर ले लो, लेकिन q को 0 मत लो। p के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, p को कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन q के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि q को आप कभी भी 0 के इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही q डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा उसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, जिसके बारे में हमने जानते हैं जो कि एक रियल नंबर ही नहीं होता, वो एक रैशनल नंबर कैसे हो सकता है। और रियल नंबर थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूं, क्लास 10 का कांसेप्ट है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि 0 नहीं लेना और ये लाइन लिखनी है एग्जाम के अंदर अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन आती है तो। हालांकि नहीं आती है, लेकिन आपको एक कांसेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन बेसिकली होती क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे ना वो भी रैशनल नंबर होंगे। कैसे, देखिए डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा ना कोई भी नंबर रैशनल नंबर की तो वो रैशनल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, क्या 2 हमारे पास रैशनल नंबर होता है, क्या 2 हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर वही नंबर हो सकता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 है ना, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2/1, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 2/1। तो यहां पर देखिए 2 जो है वो है p और यहां पर नीचे जो 1 है वो है q। तो यहां पर देखिए p की वैल्यू तो हो गई 2 और q की वैल्यू क्या हो गई, q की वैल्यू 1 होगी जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने 2 को p/q में लिख लिया ना, तो जिस नंबर को p/q में लिख सकते हैं कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो नंबर हमारे पास क्या होगा गाइस, वो नंबर हमारे पास होगा रैशनल नंबर। तो ऐसे तो सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं 4/1, 5/1, 6/1, 100/1, सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना गाइस वो हमारे पास जो होते हैं ना रैशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो 0 है ना वो भी हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे, देखिए हमारे पास जो 0 होता है ना, इस 0 को भी मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 0/1 इस तरीके से गाइस मैं लिख सकता हूं ना। तो यहां पर देखिए ये जो 0 है ना वो p का काम कर रहा है और जो 1 है वो q का काम कर रहा है। यहां पर p के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गाइस, ओनली ऑन q के ऊपर ले, लेकिन q की वैल्यू तो यहां पर 1 है, p की वैल्यू 0 है, लेकिन q की वैल्यू तो यहां पर क्या है 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जो 0 है ना वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। सिमिलरली सारे के सारे जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। समझ में आ गया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। समझ में आ गया आपको। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर, सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं गाइस वो रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर कन्वर्स बोला जाए एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, नहीं। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, नहीं। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नहीं। लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं, और सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर और क्या क्या आते हैं, और फ्रैक्शन टाइप के नंबर आते हैं। रैशनल नंबर के अंदर कैसे नंबर आते हैं गाइस, फ्रैक्शन टाइप के नंबर। फ्रैक्शन कैसे होते हैं, 2/3, 5/7, 7/8, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसके आगे का कांसेप्ट क्लास 9th के अंदर आएगा। आपको सिर्फ इतना है, आपको ध्यान रखना है, इतना आपके लिए गाइस क्या है, सफिशिएंट है, क्लियर है। तो
आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। A number can be written in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0 guys, वो हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो every natural number is rational number, every whole number is rational number, every integer is rational number and every fraction number in such form is rational number। तो गाइस आपको ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज गाइस इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं आगे। अब देखिए गाइस हमने क्या देखा, हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब एक सर्कल की फॉर्म में हम समझते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा सर्कल आएगा नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होता है? नेचुरल नंबर से बड़ा होता है हमारे पास होल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा क्या होता है हमारे पास? होल नंबर से बड़ा होता है हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स। क्या होता है हमारे पास? इंटीजर्स। और इंटीजर से भी बड़ा क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आ गया। नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर आ गया, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है। तो जैसे कि आप समझिए कि बड़ा बॉक्स होता है ना, वो छोटे बॉक्स में नहीं आ सकता, लेकिन जो छोटा बॉक्स होता है ना, वो बड़े बॉक्स में आराम से आ सकते हैं। उस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है ना, छोटा बॉक्स है, वो होल नंबर में आ जाएगा, लेकिन जो होल नंबर जो है बड़ा बॉक्स, वो नेचुरल नंबर में थोड़ी आ सकते हैं। तो every natural number is whole number but converse need not be true. Every whole number is not natural number. Every whole number is integer but every integer is not whole number. Similarly, every integer is rational number but every rational number is not integer. आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे हम ऐसे चल रहे हैं बड़े छोटे की ओर। सबसे छोटा नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर और फिर रैशनल नंबर। समझ में आ गया गाइस? छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में आराम से आ सकता है, लेकिन बड़ा बॉक्स छोटे बॉक्स में आना नहीं आ सकता बेटा। बड़ा बॉक्स कैसे आ सकता है छोटे बॉक्स में? छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में आराम से हम रख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो हम चलते हैं अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो दिल थाम के बैठिए, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंसेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर के बारे में क्या होती है रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, उसके बारे में जानना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी होती है गाइस हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। क्या होती है ये क्लोजर प्रॉपर्टी? तो यहां पर हम देखते हैं कोई दो रैशनल नंबर लेते हैं। मान ले कि मैंने एक रैशनल नंबर लिया a अपॉन b। ये हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है बच्चों? एक रैशनल नंबर है। a अपॉन b हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। एक मैंने रैशनल नंबर लिया c अपॉन d। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि a अपॉन b रैशनल नंबर को अगर मैं c अपॉन d से ऑपरेट करूं, मुझे एक रैशनल नंबर मिलता है e अपॉन f। अगर ये भी रैशनल नंबर है, ये भी क्या है बच्चों? रैशनल नंबर। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों ने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब आप बोलोगे सर ये स्टार क्या बनाया आपने? तो स्टार क्या है स्टूडेंट? स्टार है हमारे पास प्लस का ऑपरेशन हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकता है। इन चार मैथमेटिकल ऑपरेशन में से कोई सा भी स्टार वाला ऑपरेशन हो सकता है।
यानी कि दो रैशनल नंबर का ऐड करने पर अगर मुझे एक नंबर मिलता है वो भी अगर रैशनल नंबर होता है तो हम बोलेंगे कि एडिशन के रेस्पेक्ट में रैशनल नंबर ने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। और अगर मैं यहाँ पर स्टार की जगह माइनस का ऑपरेशन होता है तो हम बोलेंगे कि दो रैशनल नंबर को माइनस करने पर अगर हमें एक रैशनल नंबर मिलता है तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर ने सब्ट्रैक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। अगर स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है उसके बाद हमें एक नंबर मिलता है वो भी अगर रैशनल नंबर होता है तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में रैशनल नंबर ने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। और अगर इस स्टार की जगह डिवीजन का ऑपरेशन होता है उसके बाद एक नंबर मिलता है वो अगर रैशनल नंबर होता है तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर ने डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए आपको एक नोट याद रखना है, एक रिजल्ट याद रखना है। एक रिजल्ट लिखिए गाइस, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रैशनल नंबर satisfy closure property with respect to addition, subtraction and multiplication। ये रिजल्ट आप याद रखना, यानी कि ASM। हमारे पास जो रैशनल नंबर है ना वो तीन मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो सर डिवीजन ने क्या बिगाड़ लिया? सर डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा। सर ऐसा क्या कर लिया? सर डिवीजन ने क्या कर लिया? डिवीजन ने पाथ कर दिया होगा इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 जो है ना वो एक रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? 0 भी हमारे पास क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। 1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? है ना? क्योंकि 1 और 0 दोनों इंटीजर है और सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। तो 1 भी रैशनल है, 0 भी रैशनल है। अगर मैं 1 में 0 का डिवाइड कर दूं यानी कि 1/0, अरे भैया ये तो रैशनल नंबर होता ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। ये तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इसने तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी नहीं, इसने तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी नहीं। आप बोलोगे सर मैं ऐसे भी तो करता हूं 4/2, 4 रैशनल नंबर 2 रैशनल नंबर तो तब तो करता है। लेकिन ये जो रिजल्ट बनते हैं गाइस ये ऑलवेज के लिए बनते हैं, यानी कि हमेशा डिवीजन के रेस्पेक्ट में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो हम लिखते हैं कि वो ASMD के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमेशा सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। डिवीजन के रेस्पेक्ट में रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है गाइस। वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ही क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है ASM, यानी कि रैशनल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ही सेटिस्फाई करता है, डिवीजन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं करता है, नहीं करता है और नहीं करता है। ठीक है गाइस, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कुछ और कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। अब गाइस हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, देखिए हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे गाइस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉपर्टीज को समझने के
पहले आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर आपको आना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर होता क्या है उसको पहले समझते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन से हम समझेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है 2/3 प्लस 5/3। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। ये दो फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। यहां पर न्यूमरेटर है, यहां पर डिनोमिनेटर है, यहां पर न्यूमरेटर है, यहां पर डिनोमिनेटर है। अब देखिए गाइस, हमें जब भी दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना होता है तो एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे उसका डिनोमिनेटर को। सबसे पहले किसको देखो, डिनोमिनेटर को। हम चलते हैं डिनोमिनेटर को देखने। हमने डिनोमिनेटर को देखा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो और डिनोमिनेटर को क्या बनाओ, सेम बनाओ। अगर वो सेम नहीं है तो, अगर सेम है तब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम उसे क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी सेम है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एडिशन करते हैं। देखिए एडिशन कैसे होगा, एडिशन कैसे होगा गाइस वो देखते हैं। एडिशन करते हो, एडिशन 3 और 3 है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। अब ऊपर वाले जो नंबर है ना, क्या है 2 + 5। तो 2 + 5 को ऐड करो गाइस, कितना होता है 7/3। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एडिशन करने पर आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो गाइस डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर तो गाइस डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया इजी। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम ना हो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं उस स्थिति में हम क्या करेंगे। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए दूसरा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3। अब इन दोनों फ्रैक्शन नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। 3/4 प्लस 2/3, इस दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने क्या बोला, जब भी दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना हो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। चलिए गाइस डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर तो है 4 और यहाँ पर है 3। अब हम यहाँ पर चक्कर खा गए, दोनों डिनोमिनेटर अब डिफरेंट है। तो मैंने क्या बोला, जब भी एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो गाइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर अलग है, तो अब हम डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। लेकिन डिनोमिनेटर को क्या बनाएं, क्या सेम बनाएं, कौन सा नंबर सेम बनाएं, ऐसा कौन खुशनसीब नंबर होगा जो डिनोमिनेटर को सेम बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 4 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो चलिए गाइस एलसीएम लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे गाइस, एलसीएम लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। 4 लिखते हैं यहाँ पे, 3 लिखते हैं यहाँ पे, 2 से डिवाइड करते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 3, फिर अगेन 3 से डिवाइड करते हैं 1 और यहाँ पे ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 12 आता है। तो ये 12 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, एल सी और एम। ये 12 गाइस हमारे पास एलसीएम आ गया। तो अब डिनोमिनेटर के अंदर हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो 4 को गाइस कैसे 12 बनाएंगे, यानी 4 को किसी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 बनेगा। लेकिन बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें, हमें कैसे पता लगेगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो कुछ नहीं करना है सॉरी, कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम आया उस एलसीएम में 4 को बनाना है 12, इस एलसीएम में 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 12/4 कितना होता है 3। तो इसका मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और 3 को 12 बनाना है तो 12 में 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है 4। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। अब देखिए गाइस यहां पर 3/4, 4 को 12 बनाना है 3, सब 12 ही क्यों बनाना है, क्योंकि एलसीएम 12 आया है इसलिए। नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना गाइस, तो गलती करना मत, न्यूमरेटर के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें 3 से प्लस 2/3, 3 को यहां पर 12 बनाना है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से। अब देखिए गाइस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। अब देखिए यहां पे 9 + 8 करना पड़ेगा, 9
प्लस 8 अपॉन का 12, 9 एंड 8 कितना होगा 17, 17 अपॉन का 12। तो इस तरीके से गाइस हम दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करेंगे जब डिनोमिनेटर क्या ना हो, सेम ना हो। तो सेम ना हो तो हमें सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने का तरीका यही है कि एलसीएम लो और जो एलसीएम आता है वो डिनोमिनेटर को बनाओ, और उसके बाद आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, सबसे आसान तरीका है गाइस, सबसे आसान तरीका है, फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब गाइस हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर कैसे किया जाता है, उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। देखिए गाइस, फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एडिशन किया ना वैसे सब्ट्रैक्शन करना है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास आता है 7/4 माइनस का 5/4। ये आ गया हमारे पास एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आ गया। अब देखिए हमें सब्ट्रैक्शन करने के पहले फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम सबसे पहले फ्रैक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर है 7, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4, यहाँ पर न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 4। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उसे सेम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर गाइस हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, तो जब सेम दे रखा है तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन होगा इसका, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार डिनोमिनेटर को लिख दो 4, और ऊपर आ जाएगा 7 - 5। 7 - 5 कितना होगा 2, 2/4। अब कैंसिल आउट होगा 2 की टेबल से, तो आ जाएगा 1/2। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग हो तब क्या होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन, एग्जांपल 2। यहां पर अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे कि मुझे करना है 2/3 माइनस का 5/2। यहां पर ये अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर जो है एक तो 3 है एक 2 है। डिनोमिनेटर यहां पर क्या है, डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर के। हम क्या करेंगे, 3 और 2 का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए गाइस, 3 और 2 का एलसीएम, तो हम यहां पर लिखते हैं 3 एंड 2 का एलसीएम। तो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 1। यहां पर 3 से लेंगे तो 1 और 1। यहां पर क्या करेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6, और 6 हमारे पास क्या आता है गाइस, एलसीएम आता है। ये क्या आता है, एल सी और एम। अब गाइस हम क्या करेंगे, जो 6 हमारे पास जो एलसीएम आया इसको डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, बनाएंगे। तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे, तो हमें तो पता ही नहीं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 6/3 कर लेते हैं, तो क्या आता है हमारे पास 2, और 2 को 6 बनाना है तो 6/2 कर लेते हैं, तो क्या आता है 3। यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर और न्यूमरेटर के अंदर, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर और न्यूमरेटर के अंदर। तो चलिए गाइस करते हैं 2/3। तो यहां पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5/2 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए 2 2 जा 4, 4/6 माइनस का 5 3 जा 15, 15/6। यहां पर क्या आएगा 6, ये आ जाएगा 4 माइनस का 15। 4 माइनस का 15 कितना होता है गाइस, माइनस का 11। तो माइनस का 11/6। इस तरीके से गाइस हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या नहीं हो, सेम नहीं हो। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं गाइस, सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाते हैं गाइस, एलसीएम लेकर के, जो एलसीएम आता है वही नंबर हम डिनोमिनेटर के अंदर बनाते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर न्यूमरेटर के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं। वो भूलना मत आप, न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं,
वो भी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, तो माइनस का 11/6 हमारे पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर भी अच्छी तरीके से सीख लिया, एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। अब गाइस हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर की, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहां पर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन 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 ऑफ फ्रैक्शन नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर की कि फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। हमने एडिशन सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लो 7/3 मल्टीप्लाई करना है 5/4 से। ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है दूसरे फ्रैक्शन के, और जो डिनोमिनेटर होता है वो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। कैसे, देखिए न्यूमरेटर क्या है 7 है, इसका न्यूमरेटर क्या है 5 है। 7 5 सा मल्टीप्लाई होता है 7/3 मल्टीप्लाई 5/4। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, और यहां पर देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। तो इस तरीके से गाइस न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, हमारे पास आंसर आ जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास मैंने ले लिया माइनस का 9/8 मल्टीप्लाई 7/3। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा गाइस। तो माइनस का 9 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 9/8 मल्टीप्लाई 7/3। तो माइनस का 9 प्लस के 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 63 आता है, और 8 3 क्या आता है 24। तो ये गाइस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। न्यूमरेटर जो होता है ना वो दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और इतनी आसान तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। अब देखते हैं गाइस हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर कैसे करते हैं, उसको हम सीखते हैं, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। इसको सीखते हैं कि फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन जो है वो कैसे किया जाता है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। देखिए डिवीजन कैसे किया जाता है एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 8/4 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। ये डिवीजन है, दो फ्रैक्शन नंबर है, इसका डिवीजन कैसे होता है। तो देखिए डिवीजन से पहले हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, और मल्टीप्लिकेशन हमने सबसे ज्यादा आसान लगा। क्यों लगा आसान, क्योंकि उसके अंदर पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से होता है, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान लगा। तो हम यहाँ पर डिवीजन के अंदर भी क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन है, तो डिवीजन के ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में हमें बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए 8/4 है, तो 8/4 इस डिवीजन के साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है, आपको तो पता ही नहीं होता। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है, यानी कि हो जाता है 2/3। अच्छा ऐसे होता है क्या, तो इसका मतलब 2 8 2 जा 16 और 4 3 जा क्या आ जाना है 12। इसको 2 की टेबल से काट दो तो 8/6, इसको अगेन 2 की टेबल से काट दो तो 4/3। इस तरीके से गाइस डिवीजन होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं डिवीजन का।
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि मैंने लिखा माइनस का 2/8 डिवाइड बाय 4/5। अगर ये क्वेश्चन है, इसका डिवीजन हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। सर आगे वाले फ्रैक्शन का तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, नहीं नहीं, पीछे वाले फ्रैक्शन का, इसका ही रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए माइनस का 2/8 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा 5/4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, 8 4 जा 32। ये देखिए 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5 ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस हम डिवीजन करते हैं। रेसिप्रोकल होता है जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होता है। आई होप गाइस आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए। अब देखिए गाइस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझते हैं कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको समझते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम समझते हैं। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? तो यहाँ पर आप दो फ्रैक्शन ले सकते हैं, a अपॉन b एक रैशनल नंबर ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। एक दूसरा रैशनल नंबर ले लो, c अपॉन d ले लो। क्या ले लो? c अपॉन d। ये दूसरा रैशनल नंबर ले लो, ये हमने ले लिया दूसरा रैशनल नंबर। तो जब a अपॉन b को मैं c अपॉन d के साथ ऑपरेट करूं, या पहले c अपॉन d लिखूं फिर a अपॉन b के साथ ऑपरेट करूं, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी अगर ये इक्वल आ जाता है दोनों, तो इस प्रकार ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पर स्टार जो है वो प्लस का ऑपरेशन माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जब a अपॉन b को ऑपरेट करें c अपॉन d के, या c अपॉन d को पहले लेके a अपॉन b के साथ ऑपरेट करें, ये दोनों इक्वल आ जाए, तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, एक रिजल्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर satisfy commutative property with respect to addition and multiplication मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ही सेटिस्फाई होगी, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा हम समझते हैं। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं होगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। ये ऑलवेज नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे केस होते हैं जब ये सेटिस्फाई नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 1 जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, 0 भी रैशनल नंबर होता है। अगर मैं डिवाइड करूं 1 डिवाइड बाय 0 तो हमारे पास रैशनल नंबर थोड़ी मिलता है, हमारे पास रैशनल नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जब 0 डिवाइड बाय 1 करूं तो 0 मिलता है हमें, तो रैशनल नंबर मिलता है। लेकिन ये सेटिस्फाई तो नहीं करता है, 1 डिवाइड बाय 0 तो रैशनल नंबर है ही नहीं, 0 डिवाइड बाय 1 0 मिलता है, तो ये दोनों इक्वल थोड़ी है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो डिवीजन के रेस्पेक्ट में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, वो भी हम एक एग्जांपल से जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, और ये नोट जो है अभी तक आपने लिखा नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए। हम देखने वाले हैं कि क्यों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं होती है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए गाइस अब हम देखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्यों नहीं होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की फॉर्म में हम समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 1/2 माइनस का 1/3, ठीक है, 1/2 माइनस का 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है गाइस 6 होता है। तो डिनोमिनेटर में हम 6 बनाएंगे दोनों जगह। तो 6 बनाने के लिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से करेंगे। यहाँ पर नीचे 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे। यहाँ पर देखिए 3/6 माइनस का 2/6 दैट इज इक्वल टू 3 - 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/6 आता है। अब देखिए गाइस हम करते हैं 1/3 माइनस का 1/2। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2/6 माइनस का 3/6 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस का 3/6 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/6। यहाँ पर देखिए गाइस 1/2 माइनस का 1/3 1/6 दे रहा है, लेकिन 1/3 माइनस का 1/2 माइनस का 1/6 दे रहा है, जो कि इक्वल नहीं है गाइस। तो सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में ये रैशनल नंबर ही तो है, उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया गाइस। लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ऑलवेज रैशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कांसेप्ट को, इस नोट को आपको याद रखना है। और हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि क्यों सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। अब गाइस हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास तीन रैशनल नंबर ले लेते हैं a/b, ये हम ले लेते हैं एक रैशनल नंबर। a/b क्या ले लेते हैं, एक रैशनल नंबर, ये हम ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं c/d, ये भी हम क्या ले लेते हैं, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं बच्चों, रैशनल नंबर ले लेते हैं। और एक नंबर ले लेते हैं e/f, ये भी हम क्या ले लेते हैं, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये हम ले लेते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, ये तीन हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि a/b को हम ऑपरेट करते हैं c/d के साथ, फिर हम ऑपरेट करते हैं e/f के साथ। वो इक्वल आता है a/b को अलग रख दो, पहले c/d को ऑपरेट कर दो e/f के साथ। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आती है, ये और ये आपस में इक्वल आती है, तो हम बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, अदरवाइज नहीं। स्टार ऑपरेशन क्या है, स्टार जो है वो हो सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसमें से कोई सा भी ऑपरेशन स्टार वाला ऑपरेशन हो सकता है। अगर ये क्वांटिटी इक्वल आती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो गाइस एक रिजल्ट लिखिए आप, एक आप रिजल्ट लिखिए। रिजल्ट क्या लिखना है, इस रिजल्ट को याद रखिए आप, रैशनल नंबर satisfy associative property with respect to addition and multiplication। सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रैशनल नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन डिवीजन एंड जो सब्ट्रैक्शन है उसके रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा गाइस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब ऐसा क्यों, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई क्यों करेगा, और इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कांसेप्ट एंड प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपने नहीं समझी है, नहीं लिखी है, तो इस वीडियो को पॉज करके इन सबको लिखिए और फिर हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं।
अब देखिए गाइस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वेरीफाई वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्या हमें वेरीफाई करना है, देखिए हमें वेरीफाई करना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वेरीफाई करके बताना है, ये ऑलवेज ट्रू है लेकिन हमें वेरीफाई करके बताना है। तो किस तरीके से गाइस हम इसको वेरीफाई करेंगे देखते हैं। हम वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन वेरीफाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हम लेते हैं LHS, तो हम लेंगे LHS, LHS लेंगे। हमारे पास है LHS 1/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4। तो गाइस आप देखिए LHS में हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 2 और 3 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इनको हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम, और वो होता है 6। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 6 बनाएंगे तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 को 6 बनाएंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/4 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 3/6 और यहाँ पर आ जाएगा 2/6 और प्लस का 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5/6 प्लस का 5/4। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 6 और 4 का गाइस आप एलसीएम लेना तो आपको एलसीएम जो है ना 6 और 4 का वो मिलता है 12। क्या मिलता है, 12। तो यहाँ पर 12 बनाएंगे हम। तो देखिए 6 को 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस वापस से 5 × 2 6 × 2 प्लस 4 सॉरी 5 × 3 प्लस 4 × 3। यहाँ पर देखिए गाइस 5 2 10 होता है, 10/12 प्लस 15/12। यहाँ पर देखिए ऐड करिए, यहाँ पे 10 प्लस का 15/12 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, 25/12। ये हमारे पास क्या आ गया गाइस, आंसर आ गया। LHS को सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 25/12। सिमिलरली RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास कितना आना चाहिए, 25/12 आना चाहिए। अगर 25/12 आता है तो ये वेरीफाई हो जाता है, और गाइस 25/12 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर ऑलवेज सेटिस्फाई करता ही है। ठीक है गाइस, तो भी हम करेंगे वेरीफाई। अब देखते हैं गाइस हम आरएचएस को करते हैं सॉल्व। तो आरएचएस का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन आरएचएस हमारे पास आरएचएस का सॉल्यूशन क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 5/4। तो ब्रैकेट वाले हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे गाइस। तो एलसीएम ले लेना आप 3 और 4 का, वो आपको मिलेगा 12। तो 12 डिनोमिनेटर में बनाएंगे तो 1/2 प्लस 12 बनाने के लिए 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। अब 1/2 प्लस ये आ जाएगा 4/12 प्लस 15/12। तो गाइस यहां पर आप देखेंगे 1/2 प्लस ये आ जाएगा 19/12। ठीक है, तो गाइस देखिए यहां पे 1/2 प्लस 19/12। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 और 12 का। तो गाइस आप 2 और 12 का एलसीएम लेंगे गाइस, 12 मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 19/12 बना हुआ है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 19/12। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 25/12।
12। तो गाइस एलएचएस को जो हमने सॉल्व किया था तो भी 25.12 आया था, आरएचएस को गाइस हमने सॉल्व किया तो भी 25.12 आ गया। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई गाइस, सेटिस्फाई हो गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि एडिशन के रेस्पेक्ट में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करो। तो इस तरीके से गाइस आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस सेटिस्फाई कर लेंगे। इसी तरीके से एक मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। उससे रिगार्डिंग भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस। वन वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी डाउट आपके नहीं रखने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके अब गाइस हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक मल्टीप्लिकेटिव के लिए वो सेटिस्फाई करती है उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 2/5 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है उसको देखते हैं। तो देखिए गाइस हम एलएचएस लेते हैं, यहाँ पे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। सबसे पहले ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है तो 8 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 7/2। यहाँ पर देखिए 8 7 जा कितना होता है 56 और यहाँ पे 15 2 जा कितना होता है 30। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट 2 की टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 28/15। तो इस तरीके से गाइस 28/15 आ गया। अब हम आरएचएस को लेंगे, देखिए आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/5 और मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। यहाँ पर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 3 2 जा 6। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 28/6। तो यहाँ पर देखिए 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक ये कितना होगा गाइस, ये आ जाएगा हमारे पास 56 और 5 6 है कितना आ जाएगा 30 और ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट होकर 28/15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस एलएचएस और आरएचएस हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में गाइस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये हमने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, लेकिन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, ताकि उसमें सेटिस्फाई नहीं होती है उसको हम एक एग्जांपल से देख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारे दिल को संतुष्टि मिल जाएगी और हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके गाइस इसको नोट करिए और फिर नोट्स बनाइए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो चलते हैं। तो गाइस जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए एग्जांपल से देखते हैं, हम एग्जांपल से देखते हैं कि चेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, चेक करना है। जैसे कैसे चेक करेंगे हम, यहां पर देखिए चेकआउट करें कि 1/2 माइनस 1/3 माइनस का 2/5 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/3 माइनस का 2/5। इसको क्या करना है, हमें चेक करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर है, ये सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं आएगा। चेक करते हैं हम यहाँ पे कि सॉल्यूशन एलएचएस लेते हैं हम, एलएचएस लेंगे 1/2 माइनस 1/3 माइनस का 2/5। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम लेना, एलसीएम जो है 3 और 5 का क्या आएगा गाइस, 15 आएगा और 15 बनाना है डिनोमिनेटर के अंदर, तो 1/2 माइनस 1/3। 3 को 15 बनाने के लिए नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 5 से कर दो। 2 को 15 बनाने के लिए यहां पर नीचे 3 से कर दो, ऊपर भी क्या कर दो 3 से कर दो। अब देखिए 1/2 माइनस ये आ जाएगा 5/15 माइनस का 6/15। अब देखिए गाइस 1/2 ये आ जाएगा 5 माइनस का 6/15 जो कि कितना होता है माइनस का 1, तो 1/2 माइनस का 1/15। अब देखिए गाइस यहां पर सॉल्व करते हैं,
माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 1/2 प्लस का 1/15। यहाँ पर देखिए गाइस एलसीएम लेंगे 2 और 15 का, 2 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो 30 बनाना है हमें, तो 1/2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/15 नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 15/30 प्लस 2/30, तो ये आ जाएगा 70/30। तो इस तरीके से गाइस 17/30 आ गया जब हमने एलएचएस को यहाँ पर क्या किया, सॉल्व किया गाइस। ठीक है, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो 17/30 नहीं आएगा गाइस, क्योंकि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो गाइस अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए गाइस। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं गाइस हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। हम गाइस आरएचएस को सॉल्व करते हैं और आरएचएस क्या आता है हमारे पास, आरएचएस है हमारे पास 1/2 माइनस का 1/3 और माइनस का 2/5। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है ना 2 और 3 का वो आ जाएगा 6, तो 6 हम डिनोमिनेटर के अंदर बनाएंगे 1/2, यहाँ पर 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर है 1/3, यहाँ पर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कर दो, और माइनस का 2/5। यहाँ पर देखिए गाइस ये आ जाएगा 3/6 माइनस का 2/6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/5। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस ये आ जाएगा 1/6 माइनस का 2/5। तो यहाँ पर देखिए गाइस 1/6 माइनस का 2/5 आया, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 6 और 5 का, और 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो ऊपर भी 30 से 30 बनाएंगे नीचे, तो यहाँ पर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से करेंगे, और यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तभी तो 30 बनेगा। अब ये आ जाएगा 5/30 माइनस का 12/30 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस का 12/30। 12 में से गाइस 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 बचेगा, तो माइनस का 7/30। लेकिन हमने जब एलएचएस सॉल्व किया था तो हमारे पास आ गया था 17/30। तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो गाइस सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कहां हुई, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में होती है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गाइस सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो चलिए गाइस यहां तक हमने पढ़ा, अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसे क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अब गाइस हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में कि ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखिए हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक a/b क्या है, रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि e जो है वो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी, उसके बारे में देखिए कि एडिटिव है यानी कि एडिशन ऑपरेशन से रिलेशन होगा इसका। तो अब देखिए a/b में e ऐड करें या e में a/b ऐड करें तो वापस से क्या आ जाए, a/b आ जाए, तो इस e को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। अब वो है क्या, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5, मैं 2/3 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे वापस से 2/3 ही मिल जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा बेटा, 0 होगा। कौन होगा, 0। तो यहां पर हम एक रिजल्ट लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर is 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी रैशनल नंबर की गाइस 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। किसी भी रैशनल नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है गाइस वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। ठीक है, तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए और इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब गाइस हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स का, जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है।
ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स। किसकी बात करेंगे? एडिटिव इनवर्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स का। देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लो हमें a अपॉन b क्या ले लिया हमने, एक ले लिया रैशनल नंबर। क्या ले लिया? रैशनल नंबर। a अपॉन b हमने क्या ले लिया? रैशनल नंबर। अब यहाँ पर c अपॉन d क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स है। क्या है? एडिटिव इनवर्स। कब ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा गाइस? कब ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स? जब a अपॉन b को मैं c अपॉन d से ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाए? मुझे मिल जाए एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? जीरो होती है। मुझे क्या मिल जाए? जीरो मिल जाएगा इस। यानी कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि 2/3। 2/3 में क्या ऐड करें कि जीरो मिल जाए? 2/3 में क्या ऐड करेंगे इसकी जीरो मिल जाए? हम ऐड करेंगे माइनस का 2/3, यानी कि जस्ट उसके ऑपोजिट साइन वाला नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए दूसरा, मैंने लिखा माइनस का 9/8। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए? तो वो हो जाएगा प्लस का 9/8, यानी कि जस्ट इसके ऑपोजिट साइन वाला रैशनल नंबर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी एडिटिव इनवर्स होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है एडिटिव इनवर्स को निकालना, बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। तो अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके गाइस इसे नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको एडिटिव इनवर्स का कांसेप्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है। अब गाइस हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। तो ये क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखिए उसके बारे में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि a अपॉन b, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, मान लेते हैं कोई भी रैशनल नंबर है, ये हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, तो हमारे पास e जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास क्या है गाइस? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी? जब मैं a अपॉन b को मल्टीप्लाई करूं e के साथ, या e को a अपॉन b के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस से क्या मिले? a अपॉन b ही मिले। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कांसेप्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस, एग्जांपल से अच्छे से चीजें समझ में आती है। जैसे कि 2/3, 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से 2/3 मिले? तो वो होता है 1। यानी कि गाइस आप एक रिजल्ट याद रख सकते हैं और वो रिजल्ट क्या है? 1 is the multiplicative identity of rational number, 1 is the multiplicative identity of rational number। 1 जो है ना वो रेशनल नंबर की क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन से, एडिटिव आइडेंटिटी का रिलेशन एडिशन से। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे, अगर इसको नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। गाइस हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब क्या होता है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? यहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a अपॉन b अगर हमारे पास रेशनल नंबर है और तो c अपॉन d जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b। कब कहलाएगा गाइस? जब मैं a अपॉन b का मल्टीप्लाई करूं c अपॉन d से तो मुझे क्या मिल जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए। क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो ये c अपॉन d क्या कहलाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं देखता हूं कि 9/8, अगर मैं 9/8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए तो मैं करता हूं इसके रेसिप्रोकल से। तो हर एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो है उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। यानी कि
9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 8/9 और 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 9/8। एक एग्जांपल दूसरा देखिए माइनस का 5/3 तो माइनस के 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन माइनस के 5 से तभी तो हमें 1 मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। उसी नंबर का क्या ले लो रेसिप्रोकल ले लो और एडिटिव इनवर्स निकालना क्या था कि उसी नंबर का साइन चेंज कर दो तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसी नंबर का क्या ले लो रेसिप्रोकल ले लो। यहां से एग्जाम में हर बार जो है क्वेश्चन आता है। तो गाइस अभी तक आपने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखिए गाइस हम प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं और वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ठीक है। यानी कि कैसे होती है ये यहाँ पर एक रेशनल नंबर a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d प्लस e अपॉन f ऐसे दो ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के दोनों। ये कैसे ऑपरेट होती है ये होती है a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d प्लस a अपॉन b मल्टीप्लाई e अपॉन f। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ठीक है। उसी तरीके से b एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ये कैसे होती है ये होती है हमारे पास a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d माइनस e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d माइनस a अपॉन b मल्टीप्लाई e अपॉन f। इस तरीके से दो प्रकार की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर दे रखे हैं कि किस तरीके से एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाती है। तो यहां तक गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस किया हमने नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया हमने होल नंबर के बारे में डिस्कस किया हमने इंटीजर के बारे में डिस्कस किया हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखा हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा हमने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सीखा हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं करती है वो सीखा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सीखा हमने एडिटिव आइडेंटिटी को सीखा हमने एडिटिव इनवर्स को सीखा हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को सीखा हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सीखा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होती है कैसी प्रॉपर्टी होती है। अब गाइस हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा रैशनल नंबर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही मेहनत लगा के अपना 100% एफर्ट लगा के रैशनल नंबर के चैप्टर को गाइस हमने क्या कर लिया सीख लिया। अब तो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं यार तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलिए गाइस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम
अब देखिए गाइस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम करते हैं एक्सरसाइज 1 में। जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करना है और फाइंड करना है। देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। गाइस कैसे होगा देखिए कैसे हम यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन में। देखिए यहां पर माइनस का 2.3 यहां पर 3.5 है, यहां पर 3.5 में मल्टीप्लाई 1/6 है। तो यहां पर कैसे यूज करते हैं हम इसको पास में लाके थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2.3 मल्टीप्लाई 3.5। अब इस सेगमेंट को यहाँ पर लेके आते हैं माइनस का 3.5 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस का 5.2 को साइड में रखते हैं। अब यहाँ से देखिए गाइस यहाँ से 3.5 क्या है कॉमन आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो है 1 a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस का e/f इज इक्वल टू होता है a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई e/f। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें a/b और a/b यहाँ पर कॉमन आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 3.5 3.5 दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में आ सकता है। तो 3.5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ गया माइनस का 2.3 एंड माइनस का 1/6 और प्लस का 5/2 एज इट इज लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा वो 6 आएगा गाइस। तो ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 1/6 प्लस का 5.2। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे हम। ये आ जाएगा 3/5 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस का 4/6 माइनस का 1/6 और प्लस का 5.2। ठीक है गाइस तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम। ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/6 ठीक है प्लस का 5.2। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 5 से 5 कैंसिल आ गया 3 1 3 3 2 जा तो ये आ गया माइनस का 1/2 प्लस का 5/2 दैट इज इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। गाइस हमारे पास का आंसर कितना आता है 2। तो इस तरीके से गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हमने इसका आंसर क्या लेकर के आगे 2 लेकर के आगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके इसे आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन को कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 2/5 यहाँ पर भी दिख रहे हैं यहाँ पर भी दिख रहे हैं तो इनको पास लेकर के आता हूँ 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 और ये आ जाएगा प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और इसको साइड में लिख दो माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। यहाँ पर देखिए 2/5 को हम कॉमन ले सकते हैं तो 2/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 3/7 प्लस का 1/14 और यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 1/6 प्लस का 3/2। यहाँ पर देखिए 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 14 तो हम यहाँ पर 14 को नीचे बनाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 1/14 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा ये गाइस 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 6/14 प्लस का 1/14 और माइनस का 1/6 प्लस का 3/2। इसको सॉल्व करेंगे गाइस ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा माइनस का 5/14 माइनस का ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो करके माइनस का ये यहाँ पर 7 टाइम्स ये आ जाएगा माइनस का 1/7 माइनस का 1/4। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ माइनस का 1/7 माइनस का 1/4 7 और 4 का एलसीएम कितना आता है 28। तो यहाँ पर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 28 बन जाएगा यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 28 बन जाएगा। ये माइनस का 11/28 जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है गाइस आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं गाइस। कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। माइनस का 11/28 इसका आंसर आ जाता है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप खुद अपने सेल्फ से इसको सॉल्व करिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है तो चलिए गाइस अब देखिए गाइस एनसीईआरटी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें वेरीफाई करना है कि माइनस माइनस का x x होता है। तो देखिए हमारे पास x दे रखा है गाइस x दे रखा है 11/15 तो माइनस का x निकालेंगे तो माइनस का 11/15 होगा। इसके आगे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 11/15 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस।
तो प्लस का 11/15 हो जाएगा और 11/15 x के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस का x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस ये वेरीफाई होगा। और ये वाला जो है ना ये कैसे होगा देखिए, ये माइनस का x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का 13/7, तो माइनस माइनस गाइस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस का 13/7 अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 13/7 और माइनस का 13/7 किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास x के इक्वल। तो माइनस माइनस का x जो है वो x के इक्वल होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से गाइस हम इतने आसान तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको गाइस समझ में आ गए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गाइस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहते हैं, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी के नेम लिखने गाइस, यहां पर देखिए माइनस का 4/5 1 से मल्टीप्लाई होकर के या 1 माइनस के 4/5 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 4/5 ही देता है। तो ये गाइस इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, इसका नेम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम है इसका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और गाइस हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये गाइस क्या है, माइनस का 13/70 मल्टीप्लाई माइनस का 2/7 माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई माइनस का 13, जगह चेंज हो रही है गाइस। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये गाइस क्या है, माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई माइनस का 29/19 इक्वल टू 1। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल हो रहा है गाइस, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है गाइस, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इतना ज्यादा एनसीईआरटी के आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा गाइस आसान क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इसे नोट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए गाइस हम एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच चुके हैं। 4th एंड 5th लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। ये दोनों को कंप्यूट करने की कौन सी प्रॉपर्टीज अलाउ करती हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए गाइस यहां पर क्या है कि फिल इन द ब्लैंक, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी मल्टीप्लाई है, दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑलवेज रैशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है गाइस। कैसी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो इसी के साथ गाइस हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने सारे कांसेप्ट सीख लिए और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। तो ठीक है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं गाइस और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिलते रहें। और अगर गाइस आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगा है, और कोई डाउट है तो भी कमेंट करें। ठीक है गाइस, तो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।